औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज की क्लास में हम बात करने जाएंगे दो टॉपिक्स पर। एक टॉपिक होगा हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग। इनके केसेस पर बेटा हमें बात करनी है और ये जानना है कि इनके जो एमसीक्यूज आते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। और दूसरा टॉपिक बेटा इंशाल्लाह हम इंक्लाइन प्लेन को डिस्कस करेंगे। सो जैसे जैसे स्टूडेंट ज्वाइन करते जा रहे हैं क्लास को, इस वक्त वो मौजूद हैं और आप लोगों की चैट मैं देख पा रहा हूँ। बेटा यहाँ पर जो भी चीज़ अगर आप लोगों को समझनी होगी तो आप जूम क्लाउड मीटिंग की चैट पर मुझे इंटीमेट करते रहेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद द टर्म टेंशन। टेंशन से मुराद यहाँ पर फोर्स है, तो हम टेंशन को डेफिनेशन देते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू पुल। किसी भी स्ट्रिंग या धागे पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लगा देते हैं और उसके बाद जब हम उसे खींचते हैं तो उस धागे पर भी कोई ना कोई फोर्स लगती है और उसी फोर्स को हम नाम देते हैं टेंशन का। तो ये टाइटल इस तरह हमारा जस्टिफाई हो जाता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब हम कहते हैं सर हमारे पास इसके जो यूनिट्स हैं याद करने के लिए, स्टैंडर्ड सिस्टम में यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में इसका यूनिट आता है बेटा हमारे पास न्यूटन। सीजीएस सिस्टम में यानी ये शुरू की क्लासेस में हमने पढ़ा था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका यूनिट आता है डाइन। और एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड में इसका यूनिट आता है पाउंड। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टेंशन। तो उनमें से अगर ये यूनिट दिए हुए तो नीचे ऑल ऑफ देम का ऑप्शन भी आप लोगों को जरूर मिलता है। फिर हम कहते हैं कि सर इफ अ पर्सन इज होल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ, जी बेटा, तो अगर हम कहते हैं कि सर इफ अ पर्सन is holding a block of weight W attached to a string, a force is experienced by him. This force is known as tension. जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो टेंशन है वो इक्वल होगा उसके वेट के। W का फॉर्मूला क्या होता है सर? W का फॉर्मूला होता है हमारे पास mg। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद है तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास टेंशन वेट के बराबर हो जाएगी। तो हम इस तरह से लिख देते हैं बेटा T is equal to W. टेंशन एंड वेट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बात को बेटा याद रखना होगा और कॉपी में लिखना होगा कि सर टेंशन और वेट की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होती है। यानी अगर इसका सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि टेंशन हमारे पास अगर ईस्ट में है तो उससे हमारे पास जो वर्क बन रहा होगा वो ईस्ट में वेस्ट में बन रहा होगा। तो यहाँ आप स्क्रीन पर बेटा देख भी सकते हो वो ऊपर की तरफ हम कह रहे हैं टेंशन हो रही है तो नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ उसका वेट है। टेंशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात भी नोट कीजिए बेटा अपने पास। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है वैसे ही हम कह रहे हैं कि टेंशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स। जितना बड़ा स्ट्रिंग होगा उस पर आपके पास जो लगने वाला मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर कि हमारे पास टेंशन इंडिपेंडेंट है स्ट्रिंग के पॉइंट्स पर, हर पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए? ये जो पैराग्राफ मैंने अभी समझाया, ये पैराग्राफ क्लियर है? चैट पर मैं वेट करूंगा बेटा आप लोगों की कंफर्मेशन का, उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, दुआ उमैमा लिख रहे हैं जूम क्लासेस का एडवांटेज यही है कि हर पॉइंट पर मैं आप लोगों को समझा सकता हूं। ठीक है, ओके बेटा। और इसके यूनिट्स भी आप सब लोगों ने लिख लिए होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब बेटा ये कि टेंशन हमारे पास हर पॉइंट पर सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। पूरा स्ट्रिंग है ना, इतना बड़ा धागा है तो जो टेंशन यहाँ आ रही है वो टेंशन यहाँ भी आएगी, वो टेंशन यहाँ भी आएगी, वो टेंशन यहाँ भी आएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आते हैं सर केसेस पर। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि लिखना कैसे है ना। सबसे पहले आप लोग बेटा अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो केस 1 की। तो जो भी बातें इंपॉर्टेंट है केस 1 की मैं पहले वो लिखवा देता हूँ आप लोगों को, फिर इसके बाद पढ़ाऊंगा। चूंकि याद रहे कि इसकी डेरिवेशन तो अब नहीं आने वाली है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर आते हैं। केस 1 में सबसे पहला पॉइंट लिखना कि मास ऑफ m1 इज ग्रेटर देन मास ऑफ m2। सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट कर लें बेटा आप सब लोग कि द मास ऑफ m1 इज ग्रेटर देन द मास ऑफ m2। ठीक है, आई होप कि ये वाली बात लिख ली होगी आप लोगों ने। इस बात को इस डायग्राम से भी आप याद करोगे। देखो, जो बॉडी नीचे की तरफ झुक रही है इसका मतलब वो भारी है ना,
तभी तो वो नीचे की तरफ झुक रही है। अगर वो बॉडी हल्की होती तो वो ऊपर की तरफ जाती। तो m1 का मास ज्यादा है और m2 का मास कम है। तो न्यूमेरिकल में भी बेटा अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि द मास ऑफ m1 इज ग्रेटर देन द मास ऑफ m2। और विजुअली भी आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि m1 का मास ज्यादा नजर आ रहा है, बड़ी बॉडी है, और m2 का मास कम नजर आ रहा है, छोटी बॉडी है। ठीक है, अब हम कहते हैं सर कंसीडर टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस, यानी केस 1 में आपके पास मासेस क्या हैं, अनइक्वल हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं सर इफ m1 is greater than m2 the body A will move downward with an acceleration a and body B will move up with the same acceleration। ये नीचे की तरफ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन क्या है, टेंशन की डायरेक्शन दोनों में ऊपर है। और नीचे क्या चीज होगी बेटा, नीचे उस पर वेट लग रहा होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? हर एक पॉइंट पर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं ताकि ना सिर्फ हम समझें बल्कि इन क्लासेस में ये चीजें हमें याद भी हो जाएं। ठीक है बेटा, ठीक है, शाबाश। अब हम कहते हैं सर डेरिवेशन हमें नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में अब हमें नहीं आएगी डेरिवेशन, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो जरा ए का फॉर्मूला लिखिए, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, और वो न्यूमेरिकल आप लोग हैरानी से देखेंगे कि बगैर कैलकुलेटर के हम सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला लिखिए अब जरा बेटा। और केस 1 की पहचान ये है कि लिखा होगा बोथ द बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली। जब भी लिखा होगा बोथ द बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली, इसका मतलब होगा कि हम केस नंबर 1 की बात कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने एक्सेलरेशन का। अब इसी तरह बेटा टेंशन का भी फॉर्मूला है। टेंशन का फॉर्मूला आता है हमारे पास 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ज्यादातर सवाल जो हमसे पूछा जाता है वो टेंशन का, एक्सेलरेशन का पूछा जाता है बेटा, लेकिन फॉर्मूला आ सकता है पेपर में, तो फॉर्मूला हमें जरूर याद होना चाहिए। फॉर्मूला लिखिए सब लोग बेटा, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। लिख लिया बेटा ये फॉर्मूला? ठीक है, तो इस पेज की बेटा सारी बातें समझ में आ गई हैं? ठीक है, अब बेटा अगर मैं केस 2 आपको समझाऊं तो केस 1 और केस 2 में जो बेसिक डिफरेंस है यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सर अब केस 2 में हम कहते हैं कि हमारे पास एक सरफेस होगी, जिस सरफेस पर एक बॉडी पड़ी हुई होगी, और एक बॉडी इस तरह नीचे की तरफ होगी। तो केस 2 की पहचान लिख दीजिए, हेडिंग लगाइए केस 2, उसमें लिख दें कि आपके पास एक बॉडी हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, एक बॉडी वर्टिकल है। जो बॉडी बेटा नीचे की तरफ है उसे हम कहते हैं m1, और जो ऊपर की तरफ है बेटा उसे हम कहते हैं m2। इस बात को बहुत अच्छे से अपने पास समझकर लिखिएगा कि m1 का मतलब है जो बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, और m2 का मतलब है जो बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मौजूद है। ये केस 2 की पहचान है। आप एक मिनट दीजिएगा बेटे, अब आप सबको क्लियर है मेरी आवाज? मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात जो मैंने अभी कही। केस नंबर 2 में हम कहते हैं सर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल है और एक बॉडी वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल बॉडी m2 है और वर्टिकल बॉडी m1 है। यहां तक क्लियर है बेटा आप सबको? ये केस 1 और केस 2 में बेसिक डिफरेंस था। शाबाश बेटा, मैं आप लोगों की चैट का वेट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, मरियम आपने कमेंट किया कि आपको समझ में आ चुका है। और भी एक दो लोग बेटा कमेंट कर दें ताकि मैं फिर आगे प्रोसीड करूं। बाकी जो स्टूडेंट्स बेटा हैं, अनाबिया आपने कमेंट किया आपको ये बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। जवेरी आपको समझ में आ गया, दो आपको समझ में आ गया, दैट्स गुड, एक्सीलेंट। हम आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है आज का बहुत इंपॉर्टेंट,
सामी आप लिखते हैं, आपको समझ में आ गया, माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। अब बेटा हम बात करते हैं इंक्लाइन प्लेन की। मैट्रिक क्लास में आप सबने इंक्लाइन प्लेन को मशीन के तौर पर पढ़ा है। मशीन से क्या मुराद होती है? मशीन से मुराद होती है सर कोई भी चीज आपके काम में आसानी प्रोड्यूस कर दे तो उसे हम नाम देते हैं मशीन का। इंक्लाइंड प्लेन को हम कैसे मशीन कहते हैं? सर हम कहते हैं सर अगर कोई चीज, अगर सपोज करो ये रोड है और इतना ऊपर किसी का घर है और उसको वहां पर बाइक रखनी है, तो बाइक उठा के तो नहीं रखेगा ना, तो क्या करेगा? एक स्लोप बनाएगा, इस स्लोप पर बाइक ऊपर लेकर जाएगा। तो जब वो स्लोप पर बाइक ऊपर लेकर जाएगा तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास ये जो चीज बन गई है इसको हम नाम दे देंगे इंक्लाइन प्लेन का। अगर बेटा हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स, एक आध बच्चा मैसेज कर रहा है कि आवाज का प्रॉब्लम है, अगर बेटा आप दोबारा रिज्वाइन कर लो तो शायद आपको क्लियर आवाज सुनाई देगी, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि उन तक आवाज पहुंच रही है। तो दोबारा ज्वाइन कर ले बेटा, कोई इशू नहीं है। इसको हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। तो मुझे बताइए कि बेस क्या होगा हमारे पास? ए और बी बेस बन जाएगा, तो हम इसकी जगह पर बेटा बेस लिख सकते हैं। बी और सी क्या बन जाएगा? सर परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ए और सी क्या बन जाएगा? सर हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएंगी? 3 जगहें बन गई। परपेंडिकुलर पे एंगल हमेशा कितना बनता है? 90 का बनता है। तो हमने कहा कि ये बेसिक हमने इंक्लाइन प्लेन के बारे में 2 से 3 चीजें डिस्कस कर दी। अब हम कहते हैं सर एनी प्लेन सरफेस विच मेक एन एंगल इज कॉल्ड एज इंक्लाइन प्लेन। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं और हमें कोई कहे कि डेफिनेशन बताइए कि व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन, तो इस तरह से हम इंक्लाइन प्लेन को डिफाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं सर मोशन ऑफ अ बॉडी इन एन इंक्लाइन प्लेन को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? तो कहा गया कि सर हमारे पास कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इसको आपने कहा मास m को आपने कंसीडर किया इंक्लाइन प्लेन पर, which makes an angle theta, उसने एक एंगल थीटा बनाया। The weight of the block is acting downward। हमेशा याद रखिएगा, इस बात को भी नोट कीजिए इंक्लाइन प्लेन की हेडिंग में, कि जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यानी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। The weight of the block can be resolved in 2 rectangular components, that is cos theta and sin theta। यहाँ बेटा इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूं अब इस बात को जो मैंने आपके सामने की, ये साइन और cos थीटा वाली। ये बेटा यहाँ देखिएगा कि अब वेट के कितने कंपोनेंट बन गए? वेट के 2 कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट आपके पास एक्स कंपोनेंट बनता है और एक कंपोनेंट आपके पास वाई कंपोनेंट बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है वेट के कितने कंपोनेंट हैं, तो जवाब होगा सर वेट के 2 कंपोनेंट्स हैं। अब हम कहते हैं सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो मैं आपको कहता हूं कि जो फोर्स है वो बराबर है वेट के। फोर्स क्या होता है? सर फोर्स होता है एम ए, ठीक है, और वेट क्या होता है? एम जी साइन थीटा। तो अब क्या होने जा रहा है सर? एम से एम कैंसिल होने जा रहा है। फॉर्मूला क्या बच रहा है मेरे बच्चों आपके पास? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो टोटल आपके पास जो फॉर्मूला यहां पर ड्राइव होकर पहुंचा, वो फॉर्मूला कौन सा पहुंचा? वो फॉर्मूला पहुंचा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ये वाली बात समझ में आई बेटा सबको? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब इस फॉर्मूला के कुछ केसेस हैं, मैं वो समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं यहां तक आप लोगों से कंफर्मेशन ले लूं कि यहां तक बेटा आप लोगों को क्लियर है। सामी आप लिखती हैं कि आपको क्लियर है। आप बेटा एवरीवन पे मैसेज कर दें ताकि बाकी लोग भी देख सकें। जी बेटा मरियम, थोड़ा सा मेरा ख्याल कनेक्शन की वजह से आवाज फ्लक्चुएट कर रही है, इसीलिए मैं रिपीट भी कर रहा हूं अपनी बातों को कि आप लोग क्लियरली इसको समझ सकें। फायजा लिखती हैं कि आपको समझ में आ गया। कश्यप लिखती हैं कि उनको समझ में आ गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। एक्सेलेंट। इफ्रा को भी समझ में आ चुका है। अब बेटा और अहम बात की तरफ चलते हैं और केसेस पर आते हैं।
ये हमारे पास केसेस इम्तिहान में बहुत पूछे जाते हैं। आइए इन केसेस को पढ़ते हैं। ये बताइए, साइन थीटा हम सब ने पढ़ा है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। भाई साइन 0 किसके बराबर होता है? सर 0 के बराबर होता है। और साइन 90 किसके बराबर होता है? सर 1 के बराबर होता है। इस बात को याद रख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेट करते हुए बेशुमार न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, बेशुमार कंसिडरेशंस हैं। तो साइन 0 क्या है? सर साइन 0 बराबर है 0 के। साइन 90 क्या है? सर साइन 90 बराबर है 1 के। अगर फॉर्मूला आपके पास है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और मैं कहता हूं कि एंगल 0 है, तो क्या हो जाएगा बेटा? a इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय 0। क्योंकि साइन 0 किसके बराबर है? साइन 0 0 के बराबर है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गई? 0। इसको बेटा हम एक और नाम देते हैं, मिनिमम। यानी अगर पेपर में पूछा जाए कि मिनिमम एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन पर कौन से एंगल पर बनेगी, तो जवाब होगा सर 0 पर मिनिमम बनेगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि ये 0 कैसे आया? ये पॉइंट क्लियर है बेटा? मुझे बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड मरियम, दुआ को भी ये बात बेटा समझ में आ गई, शाबाश। प्रेरणा, आपको कहां से बात समझ में नहीं आई? मेरा ख्याल आप आज पहली ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही हैं। अनाबिया को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। संदीप को भी समझ में आ गया, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो एक और करता हूं, शायद प्रेरणा बेटा आपको इससे समझ में आ जाए। अगला है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और अब अगर मैं कहता हूं कि एंगल 90 है, ये बताइए कि साइन 90 किसके बराबर है? सर साइन 90 तो 1 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय 1, यानी a इज इक्वल टू जी। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गई? डायरेक्ट ग्रेविटी के बराबर हो गई, यानी डायरेक्ट 9.8 हो गई। और इसको हम नाम देते हैं मैक्सिमम। तो अगर पूछेगा मिनिमम कब आएगा, तो जवाब क्या होगा? सर मिनिमम आएगा हमारे पास 0 पर, और मैक्सिमम कब आएगा? सर मैक्सिमम आएगा हमारे पास 1 पर। ये वाली बात समझ में आई? साइन 90 और साइन 0 वाली। वेरी गुड कश्यप, एक्सीलेंट। अगर ये पॉइंट आप लोगों को बेटा क्लियर हो गया है तो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो देख रहे हो ना साइन 30 और साइन 60, इन दोनों पर आपके पास जो है वो वैल्यू नियरली 4.9 आती है। वैसे ये केसेस हमें एमसीक्यूज में नहीं पूछे जाते, 2 केसेस पूछे जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम सबको समझ में आया है, क्लियर हुआ है? इसके बाद बेटा फिर मैं आपको इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन की तरफ लेकर जाऊंगा। थोड़ी सी मुश्किल चीजें ही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसको निहायत ही आसान तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिएगा, इसके बाद फिर मैं आपको इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन की तरफ बेटा लेकर जाऊं। जी बेटा मरियम, उसकी हाफ वैल्यू ली है हमने। बाकी लोग भी। अच्छा, आज से बेटा मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेना भी स्टार्ट करूंगा, चूंकि 30 के बाद से यानी नेक्स्ट वीक से आप लोगों की ज्यादा क्लासेस होने जा रही हैं। मैथ्स भी स्टार्ट होगा, इंग्लिश भी स्टार्ट होगा, बायोलॉजी भी स्टार्ट होगा, तो सारी क्लासेस होंगी। अब वही स्टूडेंट्स बेटा क्लास ले सकेंगे जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे। मैं एंटर आपकी अटेंडेंस को चेक करके कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको एंड में अटेंडेंस का तरीका भी बताऊंगा कि बेटा आप लोगों ने अटेंडेंस किस तरीके से देनी है। अब बेटे हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन। ये क्या होते हैं सर? आइए इस पर 5 मिनट देकर हम इस बात को समझते हैं। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, यानी दो ऑब्जेक्ट के टकराने से एनर्जी चेंज नहीं होती। और नॉन इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो अपनी कॉपीज में हेडिंग लगाओ बेटा आप लोग, इलास्टिक कोलिजन, और उसमें लिखो कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती। और बेटा इन इलास्टिक कोलिजन में लिखो कि चेंज होती है। जी बेटा, इसमें मोमेंटम वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसका भी इन्फ्लुएंस आता है। लिख ली मेरे बच्चों ये दोनों बातें आप लोगों ने?
तो ये हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं बेटा अपना चैप्टर नंबर 3, जो पीईसी यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 है, मगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें हमने फोर्स के बारे में और न्यूटन्स की बेसिक्स के बारे में कंप्लीट किया। और इसका भी कल टेस्ट होगा हमारा, यानी कल आप लोगों के 2 टेस्ट हैं, एक आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है, एक आपका फिजिक्स का टेस्ट है। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का बेटा टेस्ट है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का, और इसमें आपका चैप्टर नंबर 3 जो हमने आज कंप्लीट कर लिया, इसका टेस्ट है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा बेटा आप लोगों का काम बढ़ाता रहूंगा, कुछ वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, वो आप लोगों ने देखनी है। अब मैं आप लोगों के 30 के बाद आप सब लोगों से ईमेल एड्रेस ले लूंगा। आप सब लोगों के पास बेटा आपके जीमेल के एड्रेस मौजूद हैं, जीमेल आईडीज हैं आप सब लोगों की। तो जीमेल आईडी से बेटा आप सब लोग मुझे, आप लोगों से मैं आपकी जीमेल आईडीज ले लूंगा, उसमें मैं आप लोगों को ड्राइव का एक्सेस दूंगा, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे वो सब लोग आपको ड्राइव पर मिलते रहेंगे। अब अटेंडेंस का बेटा तरीका देख लें जो आप लोगों ने मार्क करनी है। अब से हम अपनी अटेंडेंस भी मार्क किया करेंगे। अटेंडेंस के लिए आप अभी जिस स्क्रीन को देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपने नाम और कॉलेज के साथ मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पर 0309677677 मरियम बेटा अभी इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, ये आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लासेस आपकी इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो आपने बेटा ये स्क्रीनशॉट मुझे भेजना होगा, इससे आपकी अटेंडेंस मार्क हुआ करेगी। वो स्टूडेंट्स जो जूम क्लासेस को अटेंड नहीं करेंगे, 3 से ज्यादा जूम क्लासेस बगैर इन्फॉर्म करे अटेंड नहीं करेंगे, मैं ग्रुप से बेटा उनको रिमूव कर दूंगा। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा और ड्राइव पर चीजें भेजूंगा जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए होंगे, जो भरपूर चाहते होंगे कि हमें पढ़ना है और हमें अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इसीलिए एक स्मॉल ग्रुप के लिए हम ये क्लासेस कर रहे हैं, ताकि इसमें हम इस बात का ख्याल रख सकें कि सारे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हो। जैसे माशाल्लाह आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसीलिए आज की क्लास में, और मैं देखता हूँ अटेंडेंस में कि आप लोग तकरीबन हर ही क्लास में मौजूद होते हैं। जी बेटा इसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देंगे अपनी अटेंडेंस के तौर पर। अटेंडेंस वाली बात बेटा समझ में आ गई आप लोगों को? और मैं कल के टेस्ट का भी बेटा बता देता हूं। टेस्ट आपका संडे को है 2 से 3 आपका बेटा केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट है, और 3 से 4 आपका फिजिक्स का ऑनलाइन टेस्ट है। ठीक है बेटा, तो ये टेस्ट की भी भरपूर आप लोगों ने तैयारी करनी है। एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के, जो हमने पढ़ा उन्हीं से हमारे एमसीक्यूज आएंगे। तो आज की क्लास में यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर कोई सवाल है आप लोगों को बेटा तो सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखना है आप सब लोगों को। क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग पूछ सकते हैं।